नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5K पर स्वागत करता हूं। तो होम गार्ड के इतिहास वाले जो लेक्चर चल रहा है उसमें देखिए आज जो दूसरा पार्ट है ये है पाषाण काल। इसके पहले मैं ह्यूमन इवोल्यूशन की चर्चा कर चुका हूं, यानी कि मानव का विकास किस तरह से हुआ। उसमें कुछ चीज़ें वहाँ पे छोड़ दी गई हैं जो ज़रूरत की चीज़ें आपके नहीं थी। यहाँ पर अब हम पाषाण काल में चलते हैं कि पाषाण काल में किस तरह से लोगों का जीवन था और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उनको देखेंगे। तो देखिए पाषाण काल की बात करते हैं तो इसे स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज मतलब ऐसा काल जब इंसानों का जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था, अर्थात उस समय इंसान जो था वह चट्टानों से पत्थरों के टुकड़ों को तोड़कर उन पत्थरों के टुकड़ों के माध्यम से शिकार करता था और शिकार के माध्यम से वह भोजन इकट्ठा करता था। यानी कि उनका पूरा जीवन पत्थरों के सहारे, यानी गुफाओं में, गुफाओं किसकी गुफाओं, पहाड़ों की गुफाओं में उनका जीवन बीतता था। इस तरह से इंसानों का जीवन बीतता था। तो ऐसे काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल की शुरुआत आज से लगभग 5 लाख साल पहले होती है। तो 5 लाख साल पहले से इसकी शुरुआत होती है और लगभग ये 4000 या 6000 ईसा पूर्व के आसपास तक इसका काल माना जाता है। बहुत ही लंबा काल पाषाण काल रहा है, लेकिन इसमें समय समय के साथ जो परिवर्तन हुए तो उसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये पॉइंट याद कर लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये क्या थे? ये भारत में जियोलॉजिकल जो सर्वे होता है उसके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, या भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक। इन्होंने 1863 में मद्रास के पल्लवरम में एक कुल्हाड़ी खोजा था। मद्रास के पल्लवरम नामक जगह से, मद्रास जो दक्षिण भारत का इलाका है यहाँ पर इन क्षेत्र में, तो यहाँ पर मद्रास के पल्लवरम में एक कुल्हाड़ी की खोज किया था। पत्थर की कुल्हाड़ी थी जिसे हैंड एक्स कहा जाता है, यानी हस्त निर्मित कुल्हाड़ी, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी की खोज किए थे। यहीं से धीरे धीरे पाषाण काल की शुरुआत, यहीं से पाषाण काल के बारे में जानना हम चालू कर देते हैं। उसके बाद और एक थे विलियम किंग ने अतिरम पक्कम ये भी दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहां से हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी का साक्ष्य इनको प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ साक्ष्य जो पत्थरों के औजार मिलना शुरू हुए तो इसके आधार पर धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि भाई शुरुआती जो इंसानों का दौर था वह पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था, चट्टानों के इर्द गिर्द घूमता था। यहाँ पर पाषाण काल में जो सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने का श्रेय जाता है भाई पत्थर के औजार। देखिए मानव जो था ना, मानव कई समूह में विकसित हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में विकसित हुआ। पहले का मानव दूसरा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस टाइप के मानव थे, निएंडरथल का मानव था, होमो इरेक्टस मानव था, होमो हैबिलस मानव था। तो जो हैबिलस का मतलब जब हाथ से प्रयोग करना सीख गए थे, पहले 4 पैरों पे इंसान चलता था, यानी दोनों पैर और दोनों हाथ का इस्तेमाल करता था। जब 2 पैर चलने लगा और 2 आगे वाले 2 पैर जो थे वो हाथ की तरह इस्तेमाल करने लगा, तो ऐसे इंसानों को होमो हैबिलस कहा जाता है। और यही होमो हैबिलस है जब हाथ का प्रयोग करने लगे तो इन्होंने हाथ के प्रयोग करना शुरू किया तो औजार बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले औजार बनाने का श्रेय जो जाता है वह होमो हैबिलस को जाता है, ठीक है। अफ्रीका, ये अफ्रीका कंटिनेंट आप देख रहे हैं, ये उसका एक मैप मैंने लिया है। अफ्रीका से ही मानव बस्ती की शुरुआत होती है, मानव सभ्यता की जो शुरुआत होती है वह इसी अफ्रीका से मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, यानी कि मनुष्यों का ये पालना है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका मानव जाति का पालना, यहीं से मानव की शुरुआत होती है। और पत्थर के जो औजार बनाने का श्रेय जाता है वह होमो हैबिलस टाइप के जो इंसान थे, यानी कि ऐसे मानव
जिन्होंने अपने हाथ का प्रयोग करना सीख गए थे कि कहाँ हमको उनका इस्तेमाल करना है, किस तरह से हम हाथ से पकड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ को तोड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये है। तो पाषाण के काल की शुरुआत यही है जब मानव पत्थरों का इस्तेमाल करता था, मुख्य रूप से पत्थरों पर ही उसका जीवन निर्भर करता था। तो पाषाण काल को बेसिकली ये 5 लाख पहले की कहानी है। तो 5 लाख से लेकर लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से पहले लगभग 5 से 6 हजार ईसा पूर्व की बात की जा रही है। यानी 5 लाख साल पहले से लेकर 6 हजार या 5 हजार ईसा पूर्व की बात की जाए तो इतने लंबे से समय अंतराल को अलग अलग पाषाण काल में बांटा गया है। जैसे एक है पूरा पाषाण काल, जो सबसे शुरुआती इंसान था जो पत्थरों का औजार इस्तेमाल करता था। उस तरह के पत्थर, उस समय पत्थर बहुत बेडौल होते थे, किसी मतलब कि औजार उनके जो होते थे बहुत बेडौल होते थे, कोई अच्छी आकृति के औजार नहीं होते थे। किसी भी तरह के पत्थर को उठाया, थोड़ा बहुत तोड़ लिया और उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगा। फिर बाद में समय बीतता है, कुछ छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उन छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल, नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। ये जो परिवर्तन दिखा ये मध्य पाषाण काल। और जब समय बीतता है लगभग 8000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के आसपास, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो औजार बनना शुरू हो गए थे वह इंसान बहुत चिकने पॉलिशदार औजार बनाता था, बहुत अच्छे किस्म के औजार बनाता था, कृषि की शुरुआत कर चुका था। तो यहाँ से क्या होता है, एक नया परिवर्तन दिखता है। तो अभी भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन पत्थर के औजारों में नुकीलापन जाता है, चमक जाता है, पॉलिशदार औजार हैं, कृषि की शुरुआत हो गई है, एक नई पूरी तरह से क्रांति आ चुकी है उनके जीवन में। तो इस काल को कहा गया नव पाषाण काल। तो ये 3 तरह के पाषाण काल हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय विभाजन कहा जाता है। कौन सा ऐसा पाषाण काल है जो त्रिस्तरीय विभाजन पर आधारित है? तो है पूरा, यानी पूरा मतलब सबसे प्राचीन। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। तो वो 3 पार्ट देखिए पूरा पाषाण काल में क्या है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, जो सबसे शुरुआत में है, मतलब कि 5 लाख साल पहले से जो शुरू हुआ है, और ये 50,000 साल पहले की बात है। 5 लाख साल पहले से 50,000 साल पहले तक के बीच में जो इंसानों का जीवन था वह निम्न पूरा पाषाण काल कहा गया। उसके बाद आ जाता है उसी पूरा पाषाण काल में मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से लेकर 40,000 साल पहले, 50,000 से लेकर 40,000 साल पहले का जो काल है, इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल में जो तीसरा विभाजन है उच्च पूरा पाषाण काल, 40,000 से लेकर 10,000 साल पहले का जो काल है ये उच्च पूरा पाषाण काल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भैया ये जो पूरा पाषाण काल है ना, ये 5 लाख साल पहले शुरू होता है और 10,000 साल पहले जाके ये समाप्त होता है। तो सर्वाधिक जो लंबा पाषाण काल चलता है ना, वह पूरा पाषाण काल चलता है, सबसे शुरुआत का। तो हम इसके एक एक काल को देखेंगे। जैसे सबसे पहले सबसे शुरुआत में इंसानों का जो जीवन था वो कैसा था, क्या करता था, क्या खाता था। तो निम्न पूरा पाषाण पे चर्चा करने चल रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ से पहला टॉपिक शुरू हो रहा है वह है निम्न पूरा पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल सबसे पुराना काल है, जब शुरुआत में इंसान पत्थरों का उपयोग करता था। ठीक है, यहाँ पर करता क्या था इंसान, यहाँ पर क्या होता था, जैसे नदियाँ होती थी, इस तरह से ये नदियाँ होती थी, तो नदियों में कोई पत्थर ऐसे बहता हुआ चला आता था। ठीक है, पहाड़ी से नदियाँ निकलती थी, पर्वतों से कोई पत्थर बहता, तो पत्थर क्या हो जाता था, लगभग चारों तरफ से छिल उलकर इधर उधर से टकरा के लगभग गोलाकार हो जाता था। तो इस गोलाकार पत्थर को इंसान क्या करते थे, जो होमो हैबिलस थे, होमो हैबिलस मानव, यानी जिनको हाथ का प्रयोग करना जो सीख गए थे, तो ये क्या करते थे, इस पत्थर को पटक देते थे। तो पटक जब देते थे तो क्या होता था, इसके किनारे किनारे के टुकड़े निकल जाते थे,
पटकने से किनारे किनारे के टुकड़े निकल जाते थे। तो ये जो बीच वाला भाग बचता था, ये इस पत्थर को लेते थे और इसी पत्थर से जानवरों का शिकार करते थे, जो भी नुकीला टाइप का होता था। बस यही सिंपल से औजार होते थे। तो ये किनारे वाले को फलक बोलते हैं और बीच में जो बचा इसको कोर बोला जाता है। तो निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थरों का उपयोग किया जाता था वह पटकते थे, तो जो बीच में टुकड़ा बचता था, किनारे किनारे को छोड़ देते थे, बीच में जो मोटा टुकड़ा बचता था कोर, तो उस कोर को लेकर औजार के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे पुरापाषाण काल के लोग। इस समय हुआ क्या था, तो इस वजह से इसको कोर संस्कृति कहा जाता है। पत्थरों के इस तरह के प्रयोग की वजह से ही इन्हें कोर संस्कृति प्रचलित थी, कहने का मतलब है उस समय। इस समय मुख्य चीज क्या थी कि आग की खोज तो हो गई थी, आग की खोज थी, यानी कि आग के बारे में जानते थे लोग। निम्न पुरापाषाण काल में आग के बारे में जानते थे, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे कि भाई आग का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है आग का, ये चीज इनको पता नहीं था। बस आग से परिचित थे कि हाँ ये चीज है, लेकिन उसका कहाँ यूज करना है कुछ नहीं जानते थे। इस समय क्या करते थे, वो ज्यादातर कच्चे मांस का सेवन करते थे, कच्चे मांस का सेवन करते थे और मांस को इकट्ठा करते थे। घूम घूम कर ये लोग मांस को या खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते थे। इसलिए निम्न पुरापाषाण काल के इंसानों को खाद्य संग्राहक की संज्ञा दी गई है। फूड कलेक्टर या फूड गेनर, यानी को भोजन को इकट्ठा करके रखते थे और उसका कहीं इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये है कोर संस्कृति। इस समय जो संस्कृति प्रचलित थी वह क्या है, कोर संस्कृति प्रचलित थी। ठीक है, यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल में जो पत्थर का इस्तेमाल होता था उस पत्थर को कहा जाता है क्वार्टजाइट पत्थर। या ध्यान दीजिएगा, निम्न पुरापाषाण काल यानी शुरुआती जो मानव था उस समय क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। कुछ इस तरह से ये एक रूपांतरित पत्थर है, यानी बहुत ज्यादा दबाव के कारण ये समय के अनुसार इसमें पत्थर में बदलाव आ गया, तो उस तरह का पत्थर है ये। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। मैंने कहा कोर संस्कृति प्रचलित थी, जैसे ये पत्थर को उठाए और पटक दिया तो ये किनारे किनारे की चीजें टूट के अलग हो गई। जब ये किनारे किनारे की चीजें टूट के अलग हो जाएंगी इधर इधर की, तो बीच का जो भाग बचेगा ये, इसी से ये क्या कहते थे, यही इनका उपकरण का काम करता था। इसी को वो उपकरण की तरह इस्तेमाल करते थे और शिकार करते थे, इसी के माध्यम से शिकार करते थे। तो ये कोर संस्कृति प्रचलित थी। कोर संस्कृति में दो बातें मैं बताऊंगा यहाँ पर कि कोर संस्कृति को आगे दो कैटेगरी में बांटा गया, दो कैटेगरी में बांटा गया। देखिए, इसमें एक था चापर चापिंग संस्कृति, चापर चापिंग संस्कृति। चापर चापिंग संस्कृति ये कुछ औजार हैं, चापर चापिंग उपकरण है, पत्थरों के औजार हैं जो उस समय के जो मनुष्य थे वह उसका उपयोग करते थे पत्थरों का। तो इस तरह से चापर चापिंग संस्कृति है। ये उत्तर भारत में, ये औजार नॉर्थ इंडिया में प्रचलित था। उत्तर भारत में जो लोग रहते थे वो लोग इस तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे। और एक है हैंड एक्स संस्कृति। इसमें दो संस्कृतियां, हैंड एक्स में कुल्हाड़ी नुमा संस्कृति, कुल्हाड़ी नुमा औजार का इस्तेमाल करते थे। इसका ज्यादा इस्तेमाल होता था दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। तो ये हैंड एक्स संस्कृति साउथ इंडिया में प्रचलित थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ समझाई दिया। और यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए निम्न पुरापाषाण काल में कोर संस्कृति प्रचलित थी, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। चापर चापिंग ये उपकरण हैं जो हथियार इस्तेमाल होते थे। विदारणी उपकरण है जो वो पत्थरों का बना के इस्तेमाल करते थे। और हैंड एक्स मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पल्वरम से किया था, आप जानते ही हैं। और इस संस्कृति में यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में मुख्य जो बात है वह है कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला पड़ता है। होशंगाबाद जिले में हथनौरा नामक जगह से
मानव कंकाल, मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में हथनौरा से, हथनौरा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव की खोपड़ी का एक साक्ष्य मिला है। तो ये भारत में किसी मानव अवशेष का सबसे पुराना साक्ष्य है दोस्त। सबसे पुराना साक्ष्य जो भारत में मानव का मिला था वह था मानव की खोपड़ी, जो हथनौरा से प्राप्त हुई थी, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से। ठीक है, उसके बाद निम्न पुरा पाषाण संस्कृति को हम लोग यहीं तक देखते हैं। उसके बाद अगला जो आता है मध्य पुरा पाषाण काल। हमने क्या कहा, निम्न पुरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 चला था, और मध्य पुरा पाषाण काल जो है ये 50,000 से 40,000 साल पहले की बात है। 50,000 से लेकर 40,000 साल पहले की बात है। इन 10,000 सालों के बीच में अब क्या था, अभी तक जो पत्थर होता था उस पत्थर को पटकते थे तो ये किनारे किनारे टूट के अलग हो जाते थे, तो जो बीच का बचता था पत्थर, इसी को कोर संस्कृति, इसी पत्थर से औजार बनाते थे और इसी पत्थर से वो लोग शिकार करते थे, तो इसे कोर संस्कृति कहा गया। ठीक है, अब बदल जाएगा, अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे इंसानों की बुद्धि का विकास हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, जब पत्थर को पटक रहे हैं और टूट के ये किनारे अलग हो रहे हैं, तो वो इन किनारों को ले रहे हैं, इन किनारों को, इसको बोलते हैं फलक। इसको क्या बोला जाता है, फलक। इस फलक को ले रहे हैं, इस फलक को लेकर वह औजार बना रहे हैं, क्योंकि ये फलक जो होगा थोड़ा नुकीला हो गया, टूटेगा तो नुकीला होने के कारण इसका औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जो संस्कृति कही जाएगी जो दूसरी, वह फलक संस्कृति के नाम से जानी जाएगी। अब यहाँ पर फलक संस्कृति आ जाता है, जो पुरा पाषाण काल में मध्य पुरा पाषाण काल है, यानी कि 50,000 से 40,000 साल पहले वहाँ फलक संस्कृति का चलन आया। क्वार्टाजाइट पत्थर के साथ साथ फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये देखिए, यहाँ पर हाथ से पकड़कर इस तरह से पत्थर पर पत्थर पीट पीट कर औजार बनाना शुरू किए। यहाँ के जो उपकरण थे, खुरचनी बनाई गई। खुरचनी मतलब ऐसे पत्थर पर इस तरह से दाने दाने दानेदार पूरे में बना देते थे। ये खुरचनी का काम करता था, यानी कि रगड़ने घिसने का काम करता था। तछड़ी बनाई गई। तछड़ी ये उस समय के सब हथियार हैं जो उनका इस्तेमाल करते थे। बेधनी बनाई गई। बेधनी मतलब कि इस तरह का जैसे है, और यहाँ पर क्या है, ये नुकीलादार, ये कहीं पर मतलब कि सुई की तरह इस्तेमाल करते थे, घुसाने लायक कहीं इस्तेमाल करते थे, तो बेधनी का प्रयोग किया जाता था। ये सब मध्य पाषाण काल में देखने को, मध्य पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण नहीं, मध्य पुरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। अगला जो आता है उच्च पुरा पाषाण काल। देखिए, ये ऐसा काल है, यहीं से थोड़ा सा क्रांति या बदलाव की शुरुआत होती है। उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 साल पहले, 40,000 से लेकर 10,000 साल पहले उच्च पुरा पाषाण काल की शुरुआत होती है। इस समय होता क्या है, वातावरण में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि के कारण होता क्या है कि जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो धरती पर जो बहुत ज़्यादा हिमयुग था, बर्फीला क्षेत्र था, वो बर्फ पिघलनी शुरू होती है, हिमयुग समाप्त होता है। अब हिमयुग की समाप्ति धीरे धीरे इसी काल में होती है, उच्च पुरा पाषाण काल में। अब तक ब्लेड संस्कृति का चलन आ गया था। ब्लेड जैसे हथियार बनने शुरू हो गए थे, धारदार हथियार, नुकीले हथियार बनना धीरे धीरे शुरू हो गए थे। यहाँ पर जो उस तरह के उपकरण हैं, खुरचनी, तछड़ी, बेधनी और ब्लेड प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगा था। तो आधुनिक, इसी समय उच्च पुरा पाषाण काल में ही आज के जैसे आधुनिक मानव की शुरुआत होती है, आधुनिक मानव का उदय होता है, होमो सैपियंस। तो वर्तमान समय में जो मनुष्य है
उसे उसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस सैपियंस है। ठीक है, 2 बार सैपियंस का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उस समय जो उच्च पुरापाषाण काल में जो आज के आधुनिक मानव से मिलते जुलते मानव की उदय होता है, उन्हें होमो सैपियंस कहा गया। तो ये सब चीजें वहां पे देखने को मिली। उच्च पुरापाषाण काल में और क्या होता है, बेलन घाटी, ये मध्य प्रदेश की घाटी है बेलन घाटी। वहां पर लोहदा नाला क्षेत्र है, ये नाम आप याद रखिएगा, बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से विश्व की सबसे प्राचीनतम एक मूर्ति मिली है। विश्व की सबसे प्राचीन, ये किसकी बनी है, मातृ देवी बोला जाता है। इतिहासकार इसको मानते हैं कि शायद ये कोई मातृ देवी की मूर्ति है और ये हड्डियों से बनाई गई है। हड्डियां यानी अस्थि निर्मित मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप बताओगे कि बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये उच्च पुरापाषाण काल का ये मूर्ति है जिसे मातृ देवी के नाम से जाने, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम मूर्ति है जो हड्डियों से निर्मित है, अस्थि निर्मित है। और एक जो साक्ष्य यहाँ पर एक मिलता है उच्च पुरापाषाण काल का, महाराष्ट्र के पाटन से मिलता है। यहाँ पे होता क्या है कि शुतुरमुर्ग के अंडे से, शुतुरमुर्ग के अंडे पर मानव का चित्र अंकन किया गया मिला है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा प्राप्त हुआ जिसपे मनुष्य की आकृति बनी हुई मिली है। तो इस तरह की कलाकृतियां वो लोग करते रहे होंगे जो कि हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये था उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद शुरू होता है मध्य पाषाण काल। देखिए, पुरापाषाण काल में 3 पुरापाषाण काल हैं जिनको हमने देख लिया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब यहाँ से शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल की। देखिए, अभी हमने कहा कि जब उच्च पुरापाषाण काल चल रहा है, उच्च पुरापाषाण काल यानी कि पुरापाषाण काल का जो तीसरा स्टेज चल रहा है, इस समय क्या हो रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, टेम्परेचर लगातार वातावरण का बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से आइस एज यानी कि बर्फ पिघल रही है, इसकी समाप्ति हो रही है। आइस एज की समाप्ति हो रही है, बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से होगा क्या, जब तापमान बढ़ेगा गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, सूखा, ज्यादा क्षेत्र सूखा वाला क्षेत्र होगा, जलवाष्प में परिवर्तन होगा। अब ऐसी स्थितियों में क्या हुआ कि जब बर्फ पिघली तो क्या हुआ, जमीन पर छोटे छोटे घास उगना शुरू हुए, छोटे छोटे घास उगना शुरू हुई और इन छोटे छोटे घासों को खाने के लिए छोटे छोटे जानवरों का जन्म हुआ। ठीक है, छोटे घासों को खाने के लिए छोटे छोटे जानवरों का जन्म हुआ। और जब छोटे जानवर पैदा हुए धरती पर, तो मानव को इन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए छोटे औजार की जरूरत पड़ी जिन्हें लघु उपकरण कहा गया। लघु उपकरण, इन्हीं को कहा जाता है लघु पाषाण कालीन उपकरण। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो मध्य पाषाण काल में है क्या कि भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये मिलती है 1860 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। यहाँ पर कैमूर पहाड़ी, मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ी से लघु पाषाण कालीन उपकरण की खोज होती है। और इस समय होता क्या है कि इस समय आखेटक और पशुपालक, यानी आखेटक मतलब शिकार भी करता था और पशु पालना भी शुरू कर दिया था, पशुओं को पालना। 1867 में 1867 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से इसकी खोज की होती है। और जो छोटे छोटे औजार मिलते हैं वह कैमूर पहाड़ी के पास मिलते हैं। और इस समय का इंसान जो था आखेटक और पशुपालक था। पहले सिर्फ खाद्य संग्राहक था, अभी देखिए पशुओं को पालने लगा। अभी औजार में परिवर्तन दिखा, त्रिभुजाकार औजार बनने लगे, नवचंद्राकार औजार बनने लगे। नवचंद्राकार मतलब कि लगभग इस तरह के औजार बनने लगे और समलंबाकार औजार बनने लगे। ये यहाँ पर नुकीले नुकीले क्षेत्र होते थे, त्रिभुजाकार में ये नुकीले नुकीले यहाँ पर क्षेत्र होता था, जिससे वो क्या करते थे, इसको फेंक के जब मारते थे तो ये किसी भी कोने से जाके जानवर में धस जाता था। ये छोटे छोटे औजारों का विकास हुआ मध्य पाषाण काल में। वो क्यों हुआ वो बात हमने देख लिया। इसी समय
मैंने क्या कहा कि छोटे छोटे औजार इस तरह से त्रिभुजाकार बनते थे, इनको वो लोग फेंक के मारते थे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तीर कमान का विकास होता है। ये ऐसा काल है जब तीर कमान का विकास होता है, तीर चलाने का विकास, तो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास होता है। और प्रक्षेपास्त्र जब तकनीकी का विकास होता है तो यहाँ से एक क्रांति आती है। क्रांति मतलब कि शिकार करने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी होने लगती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीर कमान का विकास कब हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कब हुआ? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। सबसे जो मुख्य चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, पशुपालन की शुरुआत जो पहली बार होती है वह इसी मध्य पाषाण काल से होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो जगह है जो खूब एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, बागौर और आदमगढ़। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहला पशुपालन में पहला जो पालतू पशु था वो कौन था? वो कुत्ता था। जो इंसानों ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वह कौन था? वह कुत्ता। ठीक। और आग का प्रयोग, मैंने क्या कहा, निम्न पुरापाषाण काल में आग के बारे में जानते थे लेकिन उनका प्रयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन अब मध्य पाषाण काल में ये आग का प्रयोग करना सीख गए हैं। आग को देखते चले आ रहे हैं। सोचिए 5 लाख साल पहले से ही आग को देखते चले आ रहे हैं। अब आ गया 5 लाख साल से होते होते आ गए हम लोग कितना, 10,000 साल पहले, मतलब 4 लाख साल तक ये आग को सिर्फ देखते रहे, उनका प्रयोग करना जानते ही नहीं थे। इंसान धीरे धीरे नए नए लोग पैदा होते गए, दिमाग की क्षमता बढ़ी, धीरे धीरे वो आग का प्रयोग करना, तो मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखे। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। 2 स्थान है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है। उसके बाद शुरुआत होती है नवपाषाण काल की। ये नवपाषाण काल जो है, देखिए मध्य पाषाण काल में और भी चीजें हैं लेकिन हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होम गार्ड में पूछना नहीं है इसको। देखिए नवपाषाण काल नियोलिथिक एज बोला जाता है। नियो मतलब नया, लिथिक मतलब होता है पत्थर, तो नियोलिथिक एज नवपाषाण काल, इसकी खोज करने का श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। नवपाषाण कालीन स्थल खोजने की शुरुआत जो करते हैं वह डॉक्टर प्राइमरोज करते हैं, तो इसलिए प्राइमरोज को कभी कभी नवपाषाण काल का जनक भी कह दिया जाता है। 1842 में सबसे पहले इन्होंने लिंगसुगुर नामक स्थान पर, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है, लिंगसुगुर नामक स्थान पर, ये दक्षिण भारत में पड़ता है, पहली पॉलिशदार कुल्हाड़ी खोजे थे। तो ये ऐसा ये काल है जब हथियार वेल मेंटेन बनने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा धारदार हथियार बनने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा नुकीले हथियार बनना शुरू हो गए हैं और पॉलिशदार और चमकीले हथियार बनना शुरू हो गए हैं। तो हथियारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। इन हथियारों में, यानी ये सब पत्थर के हैं लेकिन अभी बहुत ज्यादा एकदम सुडौल आकृति के हथियार बन रहे हैं, अच्छी आकृति के, देखने लायक, चमकीले। तो ये पहली जो पॉलिशदार कुल्हाड़ी खोजे थे डॉक्टर प्राइमरोज के खोजे थे, ये लिंग सुगुर स्थल से खोजा गया था, दक्षिण भारत में है। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल को अगर देखा जाए तो इनमें जो प्राचीनतम सबसे बस्ती मिलती है वह पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, आप देखिएगा वहाँ पर मेहरगढ़, ये वही बलूचिस्तान है जहाँ के लोग आज पाकिस्तान से अलग होने की लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो इस्लामाबाद वाला क्षेत्र बहुत डेवलप हो चुका है और पूरा खनिज संसाधन बलूचिस्तान से वो लोग लाते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान खनिजों से भरा पड़ा देश है, पूरा क्षेत्र है, वहाँ से खनिजों को खोद खोद के लाते हैं, उसको बेचते हैं, पूरा जो विकास करते हैं वह इधर इस्लामाबाद वाले क्षेत्र की तरफ करते हैं। तो बलूचिस्तान वैसे ही पूरा बेकार पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम बस्ती जो मिलती है नवपाषाण कालीन वह है मेहरगढ़। यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो मेहरगढ़ कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वो भी यहीं से मिलता है, ध्यान दीजिएगा।
नवपाषाण काल आना दुनिया में क्रांति हुई। कैसी क्रांति? क्योंकि ये ऐसा काल है नवपाषाण काल जब इंसान कृषि की शुरुआत करता है, खेती करना सीख जाता है। अब देखो, जैसे जंगलों में कहीं गया, उसने क्या किया, थोड़ी दूर पे खेती लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक खेती कर रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति कहीं पर खेती करना किसी जगह पर शुरू करेगा तो उस खेत की देखरेख के लिए वहां पर उसको रुकना पड़ेगा, यानी कि निवास करना पड़ेगा। अब ये निवास धीरे धीरे स्थायी निवास में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने खेती करना शुरू किया। उस खेती की देखरेख के लिए उसको वहां पे निवास करने की जरूरत पड़ी, रुक कर उसकी देखरेख करने की जरूरत पड़ी। अब जब रुक कर देखरेख करने की जरूरत पड़ी तो उसने घर बनाया, झुग्गी झोपड़ी बनाना शुरू किया। अब झुग्गी झोपड़ी बनाया, घर बनाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवार का विकास हुआ। अब जब परिवार का विकास हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, गांव का विकास हुआ। तो इस तरह से ये एक समुदाय में रहना सीख गए। खेती जो है करना इंसानों के जीवन में एक क्रांति की तरह आई। खेती से ही इंसानों के स्थायी निवास की शुरुआत हुई, घर का विकास, घर बनाना शुरू किए, गांव का विकास हुआ। तो पूरी तरह से आज का जो हमारा जीवन है वह नवपाषाण कालीन जीवन से पूरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि वहीं से हमारी शुरुआत होती है, क्योंकि वहां से कृषि की शुरुआत हो जाती है। तो ये बातें, और ये कहाँ इसका सबसे पहले साक्ष्य मिलता है, मेहरगढ़। कहाँ मिलता है? मेहरगढ़, पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में। कुछ प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थलों को अगर देखते हैं तो इसमें है बुर्ज होम। बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान या घर। ठीक है, तो बुर्ज वृक्ष का स्थान इसका शाब्दिक अर्थ होता है, या जन्म स्थान भी कहा जाता है। यहाँ से जो प्रमुख चीज है, बस एक एक इम्पॉर्टेंट प्रमुख चीज ले रहे हैं कि यहाँ पर एक शव मिला दफनाया हुआ, एक लाश मिली जिसमें आदमी के साथ कुत्ता दफनाए गए का जो साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम से मिलता है, और कहीं ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। सिर्फ बुर्ज होम में क्या मिला, एक कब्र मिली है जहां मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गर्तावास, बुर्ज होम से गर्तावास, गर्तावास मतलब कि गड्ढा खोद कर उसमें वास करने का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ अभी बताया सबसे प्राचीनतम बस्ती है मेहरगढ़। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। गेहूं और जौ की खेती, सबसे पहले जो खेती थी वह जौ की खेती या गेहूं की खेती मानी जाती है। मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, और भैंस के पालने का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा एक ऐसा स्थान है जहां से धान या चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। धान या चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलते हैं। चिरांद जो बिहार में पड़ता है, ये हड्डी के सर्वाधिक उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और किसकी हड्डी के? हिरण के। चिरांद बिहार में है, बिहार की जगह जहाँ पे है। हिरण की हड्डी के सबसे ज्यादा औजार बने हुए प्राप्त होते हैं, वहां से इसके साक्ष्य मिले। गुम्फ कराल ये कश्मीर का क्षेत्र है। यह गुम्फ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा, इसका शाब्दिक अर्थ कुम्हार की गुफा। गर्तावास का साक्ष्य यहाँ से मिला है, और हड्डी के उपकरण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो इतने में पाषाण कालीन जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। आप इसको देखिए और एक दो बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।